everyone, welcome back to the physics online education. Students, I hope you are doing well, and in this video we are going to understand relation between angle of scattering photon and angle of recalling electron. Next is kinetic energy of recalling electron in terms of angle of scattering photon. Next one is kinetic energy of recalling electron in terms of angle of recalling electron. Next, energy of scattered photon. Last but not least, the experimental verification of Compton effect. So let's begin with angle of relation between angle of scattering photon and angle of recalling electron. In last lecture, we had discussed about Compton effect and Compton shift. और Compton effect और Compton shift के अंदर जो इक्वेशंस हमने यूज़ की थी वो इक्वेशन आज हम यूज़ करने वाले हैं. तो अगर मेरा लास्ट लेक्चर आप लोगों ने नहीं देखा तो एक बार उसको देखिए. इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दे दूँगी. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट. कॉम्पटन इफेक्ट के अंदर जब हम कॉम्पटन शिफ्ट को ड्राइव कर रहे थे तो हमारे पास एक इक्वेशन आई थी mv c cos phi इज इक्वल टू h mu माइनस h mu डैश cos थीटा. इक्वेशन नंबर 2 थी वहाँ पर जो हमने लिखी थी. यहाँ मैं इक्वेशन नंबर 1 से डिनोट कर रही हूँ. Next is MVC sin phi is equal to h mu dash sin theta. This is equation number 2. जहाँ पर जो phi एंगल है वो हमारे पास किसके साथ बन रहा था, जो रिकॉलिंग इलेक्ट्रॉन है वो था. ठीक है, और जो थीटा एंगल है वो किसके साथ बन रहा था, स्कैटर्ड फोटोन के साथ. म्यू हमारे पास फ्रीक्वेंसी थी जो हमारे पास इंसिडेंट फोटोन था, और म्यू डैश क्या था, जो उसकी हमारे पास स्कैटर्ड फोटोन है उसकी फ्रीक्वेंसी थी. ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड करेंगे. इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड करेंगे तो MVC से MVC कैंसिल हो जाएगा. साइन फाई बाय कोस फाई क्या आएगा, टेंजेंट फाई इज इक्वल टू एच म्यू डैश साइन थीटा एच म्यू डैश कॉस थीटा. ठीक है, अब मैं क्या कर रही हूँ, इस इक्वेशन को हम डिवाइड कर देंगे एच म्यू डैश से. तो ऊपर हमारे पास क्या आएगा, साइन थीटा. एच म्यू डैश से किया है, एच से तो एच कैंसिल हो जाएगा. यहाँ क्या आएगा, म्यू बाय म्यू डैश माइनस कॉस थीटा. ठीक है, एक रिलेशन था C इज इक्वल टू हमारे पास होता है म्यू लैम्डा. तो म्यू की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, C बाय लैम्डा. ये वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो हमारे पास टेंजेंट फाई क्या आएगा, टेंजेंट फाई इज इक्वल टू साइन थीटा डिवाइडेड बाय C बाय लैम्डा इंटू C बाय लैम्डा डैश. म्यू की वैल्यू C बाय लैम्डा आ जाएगी, म्यू डैश की क्या आएगी, C तो कांस्टेंट है तो ये क्या आ जाएगा, लैम्डा डैश माइनस कॉस थीटा. C से C कैंसिल. टेंजेंट फाई हमारे पास क्या आएगा, साइन थीटा डिवाइडेड बाय लैम्डा डैश बाय लैम्डा माइनस कॉस थीटा. ठीक है, कॉम्पटन शिफ्ट हमने किया था जिसके अंदर लैम्डा डैश माइनस लैम्डा की वैल्यू आई थी h बाय एम नोट सी 1 माइनस कॉस थीटा. ये हमने ड्राइव किया था लास्ट लेक्चर के अंदर. ठीक है, अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को लैम्डा से डिवाइड करूं तो लैम्डा डैश बाय लैम्डा माइनस 1 इज इक्वल टू h बाय एम नोट सी लैम्डा 1 माइनस कॉस थीटा आएगा. क्लियर. इस -1 को हम कहाँ ले जाएंगे, इधर. लैम्डा डैश बाय लैम्डा इज इक्वल टू 1 प्लस h बाय एम नोट सी लैम्डा 1 माइनस कॉस थीटा.
अगर सिर्फ मैं बस इसी टर्म को लूँ यहाँ पर, इसको इक्वेशन नंबर डाल दूँ 3, और इस इक्वेशन के अंदर मैं सिर्फ इसी टर्म को ले रही हूँ h/m0c लैम्डा। अभी मैंने c की वैल्यू, अगर यहाँ पर मैं c की वैल्यू देखूँ तो c की वैल्यू क्या आएगी, म्यू लैम्डा। तो यहाँ पर मैं ये वैल्यू पुट कर रही हूँ, m0c था, c एज इट इज़, लैम्डा की वैल्यू, यहाँ से लैम्डा की वैल्यू क्या आएगी, c/म्यू। तो यहाँ से मैंने वैल्यू पुट की c इंटू म्यू, तो ये वैल्यू क्या आ गई, h/m0c²। ठीक है, इस टर्म को हम यहाँ पर क्या मान के चलते हैं, अल्फ़ा। तो ये अल्फ़ा है, यानी कि h/m0c लैम्डा ये वैल्यू थी, इसको मैं क्या लिख रही हूँ, h/m0c², और इसको मैंने क्या ले लिया, अल्फ़ा के इक्वल। तो इस टर्म को मैं अल्फ़ा से रिप्लेस कर सकती हूँ, तो यहाँ पर मैं क्या लिख दूँगी, अल्फ़ा। लैम्डा डैश बाय लैम्डा इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फ़ा 1 माइनस कॉस थीटा। अब मैंने क्या करना है, इसको इक्वेशन नंबर 4 ले ली। ठीक है, अब इक्वेशन 4 की वैल्यू कहाँ पुट करनी है, इक्वेशन नंबर 3 के अंदर। टेंजेंट फाई इज इक्वल टू साइन थीटा, लैम्डा बाई लैम्डा डैश क्या आएगा, 1 प्लस अल्फ़ा 1 माइनस कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, टेंजेंट फाई इज इक्वल टू साइन थीटा, ओपन करूंगी इसको तो 1 प्लस अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा, क्या आएगा मेरे पास, साइन थीटा 1 प्लस अल्फ़ा माइनस, यहाँ पर मैंने क्या ले लिया, कॉस थीटा कॉमन ले लिया, तो अंदर मेरे पास क्या आएगा, अल्फ़ा प्लस 1, ये भी अल्फ़ा प्लस 1, ये भी अल्फ़ा प्लस 1, तो कॉमन आ जाएगा, साइन थीटा 1 प्लस अल्फ़ा कॉमन, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, हम क्या लिख रहे हैं अब, टेंजेंट फाई इज इक्वल टू साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस अल्फ़ा 1 माइनस कॉस थीटा। और ये हमें पता है, अगर यहाँ साइन 2 थीटा होता तो हम उसको क्या लिख सकते हैं, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, लेकिन यहाँ थीटा है तो इसको हम क्या लिखेंगे, 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2 लिख सकते हैं। 1 प्लस अल्फ़ा और 1 माइनस कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। क्लियर है यहाँ तक? साइन थीटा बाय 2 से ये कैंसिल, मेरे पास क्या रहेगा ऊपर, 2 कॉस थीटा बाय 2, 2 से भी 2 कैंसिल कर दो, ऊपर क्या रहेगा, कॉस थीटा बाय 2 1 प्लस अल्फ़ा साइन थीटा बाय 2। यहाँ क्या आ रहा है, टेंजेंट फाई, टेंजेंट फाई इज इक्वल टू कॉस थीटा बाय 2 बाय साइन थीटा बाय 2, क्या होता है, कोटेंजेंट थीटा बाय 2 और डिवाइडेड 1 प्लस अल्फ़ा। ठीक है, अब ये इक्वेशन है। अब हम केसेस डिस्कस करेंगे। फर्स्ट केस क्या है, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0। ठीक है, जब थीटा 0 है तो कोटेंजेंट थीटा बाय 2 मेरे पास क्या होगा, इनफाइनाइट। ठीक है, ये इनफाइनाइट है इस इक्वेशन के अंदर, तो tan फाई क्या होगा, इनफाइनाइट। ठीक है, फाई क्या होगा, पाई बाय 2। इसका क्या मतलब है, इट मीन्स व्हेन द स्कैटर्ड फोटोन, जब हमारे पास जो स्कैटर्ड फोटोन है वो मूव करेगा किस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में इंसिडेंट फोटोन है, क्योंकि थीटा क्या है 0, तो जिस डायरेक्शन में हमारे पास इंसिडेंट फोटोन है, जब स्कैटर्ड फोटोन उसी डायरेक्शन में मूव करेगा, तो जो रिकॉल इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ मूव करेगा, वो मूव करेगा एट द राइट एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट फोटोन, क्योंकि फाई जो है वो एंगल किसके साथ बना रहा था, रिकॉलिंग इलेक्ट्रॉन के साथ, तो इसकी वैल्यू क्या है, पाई बाय 2। ठीक है, तो जब स्कैटर्ड फोटोन किस डायरेक्शन में मूव करेगा, जिस डायरेक्शन में हमारा
इंसिडेंट फोटोन मूव कर रहा है, तो जो रिकॉलिंग इलेक्ट्रॉन है वो मूव करेगा एट अ राइट एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट फोटोन। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट केस लेते हैं हम, व्हेन थीटा इज इक्वल टू π/2। जब थीटा π/2 है तो कोटेंजेंट थीटा बाई 2 मेरे पास क्या हो जाएगा, π/4, तो वैल्यू क्या आएगी 1। और टेंजेंट फाई मेरे पास क्या आएगा, टेंजेंट फाई यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एल्फा। ये हमें पता है टेंजेंट फाई की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी। तो जो फाई है, फाई की वैल्यू कहाँ लाई करेगी, बिटवीन 0 टू 90 के बीच में। फाई की वैल्यू कहाँ लाई करेगी, 0 से 90 के बीच में। इसका मतलब क्या है, when the scattered photon moves at a right angle to the incident photon, क्योंकि थीटा एंगल किसके अंदर बन रहा था, स्कैटर्ड फोटोन और रिकॉलिंग इलेक्ट्रॉन के बीच में, ठीक है, सॉरी स्कैटर्ड फोटोन और इंसिडेंट फोटोन के बीच में थीटा एंगल बन रहा था। तो जब आपका स्कैटर्ड फोटोन मूव करेगा अलोंग द scattered photon moves at the right angle to the direction of incident photon, ठीक है। जो हमारा स्कैटर्ड फोटोन है वो जब उस डायरेक्शन में मूव करेगा, किस डायरेक्शन में, जो हमारे पास इंसिडेंट फोटोन है उससे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जब मूव करेगा, तो हमारे पास जो रिकॉल इलेक्ट्रॉन है वो ऐसी डायरेक्शन में मूव करेगा जिसमें जो हमारे पास एंगल है वो उनकी वैल्यू लेस देन 90 होगी टू द डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट फोटोन, क्योंकि फाई की वैल्यू क्या आ रही है, फाई की वैल्यू लाई करेगी 0 टू 90 के बीच में। तो हमारे पास जो रिकॉलिंग इलेक्ट्रॉन है वो किस डायरेक्शन में मूव करेगा, वो ऐसी डायरेक्शन में मूव करेगा जहाँ पर हमारे पास उसकी वैल्यू लेस देन 90 होगी, किससे, टू द डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट फोटोन, ठीक है। ये सेकेंड केस था। अगर मैं थर्ड केस की बात करूं तो मेरे पास थर्ड केस क्या है, व्हेन थीटा इज इक्वल टू पाई। जब थीटा पाई के इक्वल है, ठीक है, तो मेरे पास कोटेंजेंट थीटा बाई 2 यानी कि कोटेंजेंट π/2 की वैल्यू क्या आएगी, उसकी वैल्यू मेरे पास आएगी 0। वो 0 आएगी तो tan फाई क्या आएगा, 0। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जब स्कैटर्ड फोटोन अपनी डायरेक्शन को रिवर्स करता है, थीटा पाई है ना, जब स्कैटर्ड फोटोन अपनी डायरेक्शन को रिवर्स करेगा तो जो हमारे पास इंसिडेंट फोटोन है और जो रिकॉल इलेक्ट्रॉन है, रिकॉलिंग इलेक्ट्रॉन जो है मूव करेगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में टू द डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट फोटोन। क्लियर। थीटा पाई है, थीटा पाई का मतलब क्या है कि जो स्कैटर्ड फोटोन है वो अपनी डायरेक्शन को रिवर्स करेगा और जो इलेक्ट्रॉन है, रिकॉलिंग इलेक्ट्रॉन, और जो इंसिडेंट फोटोन मतलब वो रिकॉलिंग इलेक्ट्रॉन फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा टू द डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट फोटोन, क्योंकि फाई की वैल्यू भी मेरे पास क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी, ठीक है। तो ये था हमारे पास रिलेशन बिटवीन किसके अंदर रिलेशन था, एंगल ऑफ स्कैटरिंग फोटोन, जो हम क्या लेके चल रहे हैं यहाँ पर, थीटा एंड एंगल ऑफ रिकॉलिंग इलेक्ट्रॉन फाई। थीटा और फाई के अंदर हमारे पास ये रिलेशन है, थीटा और फाई के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिकॉलिंग इलेक्ट्रॉन in terms of angle of scattering photon। हमें क्या करना है, जो काइनेटिक एनर्जी है रिकॉलिंग इलेक्ट्रॉन की उसको फाइंड आउट करना है किस टर्म में, एंगल ऑफ द स्कैटरिंग फोटोन। और स्कैटरिंग फोटोन वो जो एंगल लिया था वो क्या था, थीटा, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी जो है रिकॉलिंग इलेक्ट्रॉन की वो हम किससे डिनोट करें, E0 इज इक्वल टू एच म्यू माइनस एच म्यू डैश। एनर्जी जो है हमारे पास रिकॉलिंग इलेक्ट्रॉन की वो ये है एच म्यू माइनस एच म्यू डैश, ठीक है। ये इंसिडेंट फोटोन की थी, ये स्कैटर्ड की। तो इसके अंदर हम एच म्यू अगर कॉमन लें तो मेरे पास क्या रहेगा, 1 माइनस म्यू डैश बाय म्यू, ठीक है। और इसको अगर मैं
लिखूं जैसे मैंने पहले लिखा था, तो इसको क्या लिख सकते हैं, c इज इक्वल टू म्यू लैम्डा था, म्यू की वैल्यू मेरे पास क्या आएगी, c बाय लैम्डा। तो यहाँ क्या आ जाएगा, c बाय लैम्डा डैश, c बाय लैम्डा, c से c कैंसिल, तो यहाँ पर वैल्यू आएगी h म्यू 1 माइनस लैम्डा बाय लैम्डा डैश। ठीक है, अभी कॉम्पटन शिफ्ट किया था, तो कॉम्पटन शिफ्ट में क्या था, लैम्डा डैश माइनस लैम्डा क्या आया था, 1 h बाय एम नोट सी 1 माइनस कॉस थीटा, ये वैल्यू हम निकाल चुके हैं। ठीक है, फिर मैंने इसमें क्या किया था, डिवाइड किया था लैम्डा से, तो लैम्डा डैश बाय लैम्डा -1 क्या आया था, h बाय एम नॉट सी, ये अभी पीछे भी हमने सारा किया है, 1 माइनस कॉस थीटा, यहाँ से क्या आ जाएगा, लैम्डा डैश बाय लैम्डा इज इक्वल टू 1 प्लस h एम नॉट सी, लैम्डा यहाँ पे भी आएगा, एम नॉट सी लैम्डा 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, इस टर्म को मैंने क्या लिखा था, h बाई एम नॉट सी लैम्डा को h बाई एम नॉट सी इंटू सी, और ऊपर म्यू चला गया था, तो ये h म्यू बाई एम नॉट सी स्केयर आ गया था, और इस टर्म को मैंने अल्फा लिया था। ये सारा हम कर चुके हैं। तो यहाँ से लैम्डा डैश बाई लैम्डा क्या आया था, 1 प्लस अल्फा 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, ये वैल्यू मैं यहाँ पुट कर रही हूँ, तो यहाँ पर मेरे पास ये वैल्यू क्या आएगी, h म्यू, ये देखो ये लैम्डा डैश बाय लैम्डा है, ये लैम्डा बाय लैम्डा डैश है, तो ये टर्म कहाँ आ जाएगी, डिनोमिनेटर में, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 माइनस 1 बाय 1 प्लस अल्फा 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, अब इसको अगर मैं कॉमन लूँ, तो यहाँ पर 1 प्लस अल्फा 1 माइनस कॉस थीटा आएगा, ऊपर क्या आ जाएगा, 1 प्लस अल्फा माइनस अल्फा कॉस थीटा माइनस 1, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, e के इक्वल आ रहा था h म्यू, अल्फा कॉमन ले लेंगे तो 1 माइनस कॉस थीटा आएगा, और नीचे क्या आ रहा था, इसको भी ओपन कर दो, 1 प्लस अल्फा माइनस अल्फा कॉस थीटा। जब हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं तो 1 माइनस अल्फा कॉस थीटा 1 प्लस अल्फा 1 माइनस कॉस थीटा एज इट इज़ रहने दो, इसको चाहे ना ओपन करो। ये हमारे पास मेन इक्वेशन होगी, क्योंकि हमने काइनेटिक एनर्जी को किस टर्म में निकाला है, इन टर्म्स ऑफ एंगल ऑफ स्कैटरिंग फोटोन, थीटा की टर्म में आ गई ना ये। वैसे ही सेम केसेस डिस्कस करेंगे, व्हेन थीटा इज इक्वल टू, पहले हमने लिया था व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0, जब थीटा 0 है तो कॉस थीटा क्या होगा, 1, यही होगा, जब थीटा 0 है तो कॉस थीटा क्या होगा, 1, और ई नॉट लिया था हमने, ये ई नॉट की वैल्यू मेरे पास क्या आएगी, 1 माइनस 1, ये 1 था, कॉस थीटा क्या है 1, 1 माइनस 1 0, तो ई नॉट क्या आ गया 0। केस 1 ले लिया। केस 2, व्हेन थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2, जब थीटा पाई बाई 2 है तो कॉस पाई बाई 2 क्या होता है, कॉस पाई बाई 2 0 होगा, यहाँ पर वैल्यू क्या आएगी, ई नॉट इज इक्वल टू एच म्यू अल्फा 1 माइनस 0 1 रहेगा, नीचे क्या आएगा 1 प्लस अल्फा 1 माइनस 0 1 ही रहेगा, तो ये वैल्यू आ जाएगी मेरे पास जब थीटा क्या होगा, पाई बाय 2 होगा। और इसके बाद नेक्स्ट केस लेंगे हम, व्हेन थीटा इज इक्वल टू पाई। ठीक है, जब थीटा पाई है तो कोस पाई क्या होता है, -1, वो इक्वेशन, कोस पाई क्या होता है -1, तो मेरे पास जो ई नॉट की वैल्यू थी वो क्या आई थी, ई नॉट आया था हमारे पास अल्फा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय, अब हम थर्ड केस डिस्कस कर रहे हैं, व्हेन थीटा इज इक्वल टू पाई और कोस पाई क्या होगा
-1 और ये इक्वेशन हमारे पास आई थी। ठीक है, अब इस इक्वेशन में वैल्यू पुट करेंगे तो ई नॉट मेरे पास क्या आएगा, ई नॉट इज इक्वल टू एच न्यू एल्फा 1 - 1, यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 अल्फा आएगा डिवाइडेड बाय 1 प्लस एल्फा, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 1 - 1 + 2, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 1 + 2 अल्फा। तो मेरे पास ई नोट क्या आ गया 2 अल्फा एच न्यू बाय 1 + 2 अल्फा। ठीक है, तो ये मेरे पास रिलेशन आ गया काइनेटिक एनर्जी का ऑफ रिकॉलिंग इलेक्ट्रॉन किस टर्म में, एंगल ऑफ द स्कैटरिंग फोटोन। अभी हमने पिक्चर ड्राइव किया है, ई नोट किसके इक्वल है एच म्यू एल्फा 1 - cos थीटा डिवाइडेड बाय 1 + एल्फा 1 - cos थीटा। इसी इक्वेशन को हम यहाँ दोबारा लिखते हैं, ई इज इक्वल टू एच म्यू एल्फा 1 - cos थीटा को क्या लिख सकते हैं 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2, ये लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या है 1 + एल्फा, इसको भी हम क्या लिखेंगे 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2। क्लियर। अब मैं क्या कर रही हूँ, पूरी इक्वेशन को 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2 से डिवाइड कर देती हूँ। ये ई नोट आया था मेरे पास, एच म्यू 2 अल्फा रहेगा यहाँ पर 2 अल्फा। ठीक है, ये रहेगा 2 अल्फा एच म्यू, यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 से डिवाइड किया है ना, तो ये क्या बन जाएगा कॉसिकेंट स्क्वायर थीटा बाय 2 प्लस यहाँ क्या आएगा 2 अल्फा, यही आएगा। ठीक है, अब कॉसिकेंट स्क्वायर थीटा बाय 2 किसके इक्वल होता है, ये होता है मेरे पास 1 प्लस कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा बाय 2। तो मैं यहाँ पर ये वैल्यू पुट करूँगी, ई नॉट मेरे पास क्या आएगा 2 अल्फा एच न्यू 1 प्लस कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा बाय 2 प्लस 2 अल्फा। ठीक है, इससे पहले जब हमने फर्स्ट किया था रिलेशन, तो उसके अंदर मेरे पास क्या आया था टेंजेंट फाई इज इक्वल टू कोटेंजेंट थीटा बाय 2 1 प्लस एल्फा, ये वैल्यू आई थी। यहाँ से अगर मैं कोटेंजेंट थीटा बाय 2 की वैल्यू निकालूँ तो क्या आएगा, कोटेंजेंट थीटा बाय 2 इज इक्वल टू टेंजेंट फाई 1 प्लस एल्फा, यही आएगा। इस वैल्यू को मैं इस इक्वेशन में पुट कर लूँ, इक्वेशन नंबर ए बी कुछ भी मान लो, ए मान लो। ठीक है, इस इक्वेशन में ये वैल्यू को हम पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ई नॉट इज इक्वल टू 2 अल्फा एच म्यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर फाई बाय 2 1 प्लस एल्फा का होल स्क्वायर प्लस 2 अल्फा। ठीक है, ये वैल्यू आएगी मेरे पास। अब मैं क्या कर रही हूँ, ई नॉट इज इक्वल टू 2 अल्फा एच म्यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन स्क्वायर फाई बाय 2 कॉस स्क्वायर फाई बाय 2 लिख सकते हैं हम इसको, 1 प्लस एल्फा का स्क्वायर प्लस 2 अल्फा। ठीक है, अब मैं पूरी इक्वेशन को कॉस स्क्वायर अल्फा बाय 2 से क्या कर रही हूँ डिवाइड कर, जब मैं इसको ऊपर लेके जाऊंगी तो मेरे पास ये क्या आएगा 2 अल्फा एच म्यू कॉस स्क्वायर फाई बाय 2 डिवाइडेड बाय, इन दोनों टर्म्स को इकट्ठा लिख के 1 प्लस 2 अल्फा, साथ में क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर फाई बाय 2 लिख सकते हैं ना, ये दोनों टर्म्स थी, इन दोनों टर्म्स से ही कॉस स्क्वायर फाई बाय 2 मल्टीप्लाई होगा प्लस साइन स्क्वायर फाई बाय 2 1 प्लस एल्फा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब मेरे को ये पता है साइन स्क्वायर थीटा, नॉर्मली हम ट्रिग्नोमेट्री में लिखते हैं कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो साइन स्क्वायर थीटा मेरे पास किसके इक्वल होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इसके इक्वल होगा। ये जो हमारे पास फॉर्मूला है, यहाँ पर अगर मैं इसकी वैल्यू पुट करूँ तो इसको मैं रिप्लेस कर सकती हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थी फाई बाय 2 से, कर सकते हैं ना। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर 2 अल्फा
एच म्यू कॉस स्क्वायर फाइव बाई टू डिवाइडेड बाय 1 + 2 अल्फ़ा कॉस स्क्वायर फाइव बाई टू प्लस 1 माइनस कॉस स्क्वायर फाइव बाई टू 1 + अल्फ़ा का होल स्क्वायर। ठीक है, आई थिंक यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। E0 इज इक्वल टू क्या आ गया मेरे पास 2 अल्फ़ा एच म्यू कॉस स्क्वायर फाइव बाई टू डिवाइडेड बाय 1 + 2 अल्फ़ा कॉस स्क्वायर फाइव बाई टू प्लस 1 माइनस कॉस स्क्वायर फाइव बाई टू। इसको ओपन करेंगे तो 1 + अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा हो जाएगा। 1 + अल्फ़ा का होल स्क्वायर मैंने ओपन कर दिया। ठीक है, अब क्या होगा E0 इज इक्वल टू 2 अल्फ़ा एच म्यू कॉस स्क्वायर फाइव बाई टू। मैं पूरी इक्वेशन में से कॉस स्क्वायर फाइव बाई टू को कॉमन ले रही हूँ। कॉस स्क्वायर फाइव बाई टू कॉमन आ गया तो क्या आएगा 1 + 2 अल्फ़ा। ये टर्म थी ना इसके साथ वाली, ये सारी की सारी यहाँ नेगेटिव में आ जाएगी। -1 माइनस अल्फ़ा स्क्वायर -2 अल्फ़ा। ठीक है, और ये एज इट इज़ इसके साथ मल्टीप्लाई में आएगी तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 + अल्फ़ा का होल स्क्वायर। जो टर्म कैंसिल होती है वो कैंसिल कर देंगे। 1 से 1 कैंसिल, 2 अल्फ़ा से 2 अल्फ़ा कैंसिल, तो यहाँ पर मेरे पास ये क्या आ जाएगा E0 इज इक्वल टू 2 अल्फ़ा एच म्यू कॉस स्क्वायर फाइव बाई टू डिवाइडेड बाय ये 1 + अल्फ़ा का होल स्क्वायर, ये विद नेगेटिव साइन था यहाँ पर, माइनस अल्फ़ा स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव बाई टू। एंड दिस इज द रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिकॉलिंग इलेक्ट्रॉन। किस टर्म में आया है, इन टर्म्स ऑफ रिकॉलिंग इलेक्ट्रॉन की जो एंगल है वो एंगल हम क्या लेके चल रहे थे फाई, तो एनर्जी हमारे पास किसकी टर्म में आ रही है फाई की टर्म में आ रही है। ठीक है, नेक्स्ट इज एनर्जी ऑफ स्कैटर्ड फोटोन। कॉम्पटन शिफ्ट किया था हमने, कॉम्पटन शिफ्ट के अकॉर्डिंग क्या था लैम्डा डैश माइनस लैम्डा इज इक्वल टू h बाय m0 c 1 माइनस कॉस थीटा, यही था। इसको हम क्या लिख सकते हैं 1 बाय लैम्डा डैश माइनस 1 बाय लैम्डा इज इक्वल टू h बाय m0 c था ना, इसमें c कॉमन आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, क्योंकि c इज इक्वल टू क्या होता है म्यू लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू क्या आएगी c बाय म्यू और लैम्डा डैश की c बाय म्यू डैश, तो c कॉम यहाँ पे ऊपर था कॉमन था, इधर जाके c स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है। अब मैंने क्या किया, मैंने म्यू डैश से एलसीएम लिया इसका, तो ऊपर मेरे पास क्या आएगा म्यू माइनस म्यू डैश, यहाँ क्या आ जाएगा h म्यू डैश बाय m0 c स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, अब मैं क्या कर रही हूँ मल्टीप्लाइंग बोथ साइड, दोनों साइड मल्टीप्लाई कर रही हूँ किससे विद h से मल्टीप्लाई करूँगी तो h म्यू माइनस h म्यू डैश, यहाँ क्या आएगा h म्यू डैश m0 c स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा। h न्यू हमारे पास एनर्जी है इंसिडेंट फोटोन की, उसको मैंने E से लिख दिया। h न्यू डैश एनर्जी है हमारे पास एनर्जी ऑफ द स्कैटर्ड फोटोन, उसको मैं E डैश से लिख रही हूँ। यहाँ पर क्या आ जाएगा E, ये क्या आएगा E डैश बाय m0 c स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। इसके बाद यहाँ पर क्या आएगा E इज इक्वल टू E डैश प्लस ई डैश 1 माइनस कॉस थीटा बाय m0 c स्क्वायर।
ठीक है, अब मैंने क्या करना है, ई डैश की वैल्यू निकालनी है। अब मैंने क्या करना है, यहाँ से ई डैश को कॉमन ले लो। ई डैश क्या आएगा, 1 प्लस ई 1 माइनस कॉस थीटा एम नॉट सी स्क्वायर। तो ई इज इक्वल टू, अगर मैं ई डैश की वैल्यू निकालूं तो ई डैश क्या आएगा, ये सारी टर्म इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगी, ई डिवाइडेड बाय 1 प्लस ई 1 माइनस कॉस थीटा बाय एम नॉट सी स्क्वायर। ठीक है, ई इसके इक्वल था एच म्यू के, यहाँ पर क्या आएगा 1 प्लस एच म्यू एम नॉट सी स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा। और अगर याद हो तो एच म्यू बाय एम नॉट सी स्क्वायर को हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं, अल्फा से। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या लिख रही हूँ, ई डैश एच म्यू 1 प्लस अल्फा 1 माइनस कॉस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 लिख सकते हैं ना, लिखा है पीछे भी। तो हमारे पास यहाँ पर ई डैश क्या आ जाएगा, एच म्यू 1 प्लस 2 अल्फा साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। ठीक है, और ई डैश किसकी एनर्जी है, ई डैश इज द एनर्जी ऑफ द स्कैटर्ड फोटोन। तो ये हमारे पास रिलेशन आ गया, स्कैटर्ड फोटोन की एनर्जी के लिए हम ये एक्सप्रेशन दे सकते हैं। नेक्स्ट इज एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ द कॉम्पटन इफेक्ट। तो इस एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ कॉम्पटन इफेक्ट में फर्स्ट केस है कि साइमल्टेनियसली एमिशन ऑफ स्कैटर्ड फोटोन एंड रिकॉल इलेक्ट्रॉन। इसके अकॉर्डिंग अगर हमारे पास कॉम्पटन थ्योरी करेक्ट है, ठीक है, अगर कॉम्पटन थ्योरी करेक्ट है देन इट शुड बी पॉसिबल टू ऑब्जर्व द एमिशन ऑफ स्कैटर्ड फोटोन एंड रिकॉल इलेक्ट्रॉन साइमल्टेनियसली। मीन्स अगर कॉम्पटन थ्योरी हमारी करेक्ट है तो ऐसा पॉसिबल है कि हम स्कैटर्ड फोटोन और रिकॉल इलेक्ट्रॉन को साइमल्टेनियसली ऑब्जर्व कर सकें। ठीक है, तो इस थ्योरी को वेरीफाई करने के लिए 1925 में बोथे एंड गैगर ने क्या किया था, एक एक्सपेरिमेंट किया था। उस एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग एक्सरे को स्कैटर्ड करते हैं हाइड्रोजन गैस के अंदर। ठीक है, और इसके अंदर हमने क्या किया है, 2 काउंटर लगाए हुए हैं, एक फोटोन काउंटर है और एक इलेक्ट्रॉन काउंटर है। ये काउंटर ऐसे अरेंज किए हुए हैं, दे आर अपोजिट टू ईच अदर एंड एट अ राइट एंगल टू ईच अदर। ठीक है, अब क्या है कि इस हमने इसके अंदर एक काउंटर को क्लोज्ड किया है प्लैटिनम फॉइल से। ठीक है, प्लैटिनम फॉइल से क्या किया है, उसको क्लोज्ड किया है। और ये जो जिसको हमने प्लैटिनम फॉइल से क्या किया है, क्लोज्ड किया है, वो काउंटर सेंसिबल है टू द फोटॉन्स, फोटॉन्स के लिए सेंसिबल है। ठीक है, अब जब हमने इसको प्लैटिनम फॉइल से क्लोज किया तो ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब करेगा। इलेक्ट्रॉन आर एब्जॉर्ब्ड बाय द प्लैटिनम फॉइल। तो इलेक्ट्रॉन तो एब्जॉर्ब हो गए, तो जो एक्सरे हमारे पास आएगी वो अलोन अकेले ही इस चैम्बर के अंदर एंटर करेगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो एब्जॉर्ब कर लिए इसने। ठीक है, तो जब एक्सरे हमारे पास इसमें एंटर करेगी हाइड्रोजन गैस के अंदर, तो जो फोटोन है वो क्या करते हैं, इंटरेक्ट करेंगे इस हाइड्रोजन गैस से। ठीक है, तो जब ये इंटरेक्ट करते हैं हाइड्रोजन गैस से तो हमारे पास क्या होता है, सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस्ड होते हैं, सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होते हैं। और फिर क्या ऑब्जर्व हुआ, ये ऑब्जर्व हुआ कि कॉम्पटन थ्योरी के अकॉर्डिंग तो साइमल्टेनियसली एमिशन होना चाहिए किसका, स्कैटर्ड फोटोन और रिकॉल इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, तो ये देखा गया कि जो 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 10 इलेक्ट्रॉन रजिस्टर्ड हुए थे बाय द फोटोन काउंटर, 10 इलेक्ट्रॉन रजिस्टर्ड हुए। ठीक है, फोटोन काउंटर के अंदर किससे, बाय ईच स्कैटर्ड फोटोन, एक स्कैटर्ड फोटोन से कितने इलेक्ट्रॉन रजिस्टर्ड हुए, 10। इसका क्या रीज़न था, इसका ये रीज़न था कि हर जो स्कैटर्ड फोटोन है ना वो सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन को या सेकेंडरी इफेक्ट को प्रोड्यूस नहीं करता। 10 इलेक्ट्रॉन रजिस्टर्ड हो गए। ठीक है, हमारा मेन क्या मोटिव था कि साइमल्टेनियसली एमिशन होना चाहिए और वो हुआ। तो साइमल्टेनियसली एमिशन ऑब्जर्व हुआ लगभग 10% ऑफ द ऑब्जर्व्ड केसेस के अंदर।
विच इज़ मच ग्रेटर देन बाय द चांस कोइंसिडेंस। मतलब कई बार ऐसा कि बाय चांस ऐसा हो जाता है, लेकिन 10% केसेस के अंदर ऐसा साइमल्टेनियसली एमिशन हुआ। तो साइमल्टेनियसली एमिशन जो हुआ, तो यही हमने प्रूफ करना था कि साइमल्टेनियसली एमिशन होता है किसका, स्कैटर्ड फोटोन और रिकॉल इलेक्ट्रॉन का। तो यहाँ से ये प्रूफ हो गया कि जो ऑब्जर्व्ड हमारे पास कोइंसिडेंस हुआ है, दैट इज़ द रिजल्ट ऑफ किसका, एमिशन ऑफ स्कैटर्ड फोटोन एंड रिकॉल इलेक्ट्रॉन साइमल्टेनियसली। तो ये चीज़ यहाँ पर प्रूफ हो गई थी। नेक्स्ट इज वेरिफिकेशन ऑफ चेंज इन वेवलेंथ। ठीक है, हमें वेरिफिकेशन करना है चेंज इन वेवलेंथ का। तो इसके अंदर क्या हुआ, इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए हमने क्या लिया, एक बीम ली किसकी, एक्सरे की, जो मोनोक्रोमेटिक है। बीम ऑफ मोनोक्रोमेटिक एक्सरे को हमने इंसिडेंट कराया किस पे, ग्रेफाइट पे। ठीक है, जैसे हम ले रहे थे कि लो एटॉमिक नंबर लेते हैं कार्बन, ऐसे ही एक फॉर्म है, ठीक है, ग्रेफाइट के ऊपर हमने उसको जब स्कैटर्ड कराया तो जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ इंटेंसिटीज़ का, ठीक है, एट वेरियस एंगल ऑफ द जो स्कैटर्ड एक्सरे है, ठीक है, उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटेंसिटी किसके कॉरस्पॉन्डिंग लिया हमने, वेवलेंथ के कॉरस्पॉन्डिंग वेरियस एंगल्स पे। वो किससे मेजर्ड हुआ, वो मेज़र हुआ जो हमारे पास ब्रैग स्पेक्ट्रोमीटर है उसको लगा के हमने मेज़र किया डिफरेंट एंगल पे। तो हमारे पास इस तरह की कर्व्स आती हैं। ये है इंटेंसिटी, ठीक है, इधर है वेवलेंथ। अगर थीटा ज़ीरो है, थीटा क्या है, ज़ीरो है, तो कॉम्पटन शिफ्ट की वैल्यू क्या आती है, डेल्टा लैम्डा ज़ीरो। ये हम पहले भी कर चुके हैं। डेल्टा लैम्डा या लैम्डा डैश बाय लैम्डा किसके इक्वल था, एच बाय एम नोट सी 1 माइनस कॉस थीटा। तो अगर हम यहाँ पर कॉस ज़ीरो पुट करते हैं, 1 माइनस 1 ज़ीरो, तो डेल्टा लैम्डा मेरे पास क्या आ गया, ज़ीरो। ठीक है, लेकिन अगर हम बाकी की कर्व्स देखें, अगर थीटा 45 देखें, थीटा 90 देखें, इसी तरह से नेक्स्ट थीटा हम 135 पे देखें, तो हमारे पास दो पीक्स आ रही हैं। वन इज़ कॉरस्पॉन्डिंग टू अनमोडिफाइड, जो हमारे पास अनमोडिफाइड वेवलेंथ थी, और वन कॉरस्पॉन्डिंग टू मोडिफाइड वेवलेंथ, और उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है दैट इज कॉल्ड द कॉम्पटन शिफ्ट। ये कॉम्पटन शिफ्ट है इन दोनों के बीच का डिफरेंस। थीटा जब 45 पे, जब थीटा 90 पे है, तो ये क्या है, ये डिफरेंस क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। इसका मतलब क्या है, जो कॉम्पटन शिफ्ट है वो इंक्रीज होती है जैसे जैसे हम स्कैटरिंग एंगल है, जैसे जैसे हम स्कैटरिंग एंगल की वैल्यू को इंक्रीज़ करते हैं। थीटा 45 है, थीटा 45 है तो हमारे पास ये वैल्यू है, थीटा 90 है तो ये वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज़ होगी। तो कॉम्पटन शिफ्ट जो है वो दैट इज़ डिपेंड अपॉन द स्कैटरिंग एंगल। स्कैटरिंग एंगल के ऊपर हमारे पास जो कॉम्पटन शिफ्ट है वो डिपेंड करती है। तो ये हमारे पास वेरिफिकेशन हो गई किसकी, कॉम्पटन इफेक्ट की। दिस इज़ ऑल अबाउट द verification of the Compton effect. In our next lecture, we will discuss about Frank Hart's experiment and de Broglie hypothesis. Thank you.